सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ब्रेक के बाद फिर से शुरुआत करते हैं हमारे अगले पड़ाव की। वो है क्वेश्चन आंसर्स। बराबर है। चैप्टर 1 तो हो चुका है, बट क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में हर बार इसी चैप्टर से आ रहे हैं। और जो भी आईसीआई के पास मटेरियल है, आरटीपी हो, मॉक टेस्ट पेपर हो या फाइनल एग्जाम हो, हर बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग इज ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर. So I think we need extensive practice relating to only this chapter practical questions. So you will write your first question. I'll dictate you. These all questions are from RTP, last attempt, this attempt, mock test paper, this attempt, and your final exam of May 2018. Write it. Calculate gross national disposable income. Calculate gross national disposable income from the following data. Particulars rupees in crores. NDPFC 6,000, right hand side 6,000. NFIA negative 300. Consumption of fixed capital 400. Current transfer from government 200. Net current transfer from rest of world, ROW लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 500. Indirect taxes 700. And subsidies 600. इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमको ये निकालना है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, कैन यू टेल मी, कैन वी कैलकुलेट GDPFC? गिवन डेटा के साथ आप GDPFC निकाल सकते हो क्या? शुरुआत कहां से करोगे? NDPFC में क्या करोगे बोलो? एड बैक। वेरी गुड। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, add back consumption of fixed capital. So that will be how much? 6,000, सब crores में है, plus 400 ना, तो 6,400 crores is your GDPFC. Now can you go for domestic से national? Okay, क्या करना पड़ेगा? NFI ऐड करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे GNPFC इज इक्वल टू GDPFC प्लस NFI. डोमेस्टिक को नेशनल बना रहे हैं ना हम लोग, तो प्लस NFI करना पड़ेगा. सो डोमेस्टिक इज 6,400 crores प्लस NFI इज negative 300. So that comes to 6,100 crores. What is that? GNPFC. करेक्ट. GNPFC से MP तक जा सकते हो क्या? हाँ बोलो. GNP मार्केट प्राइस निकालना है, आपके पास GNPFC रेडी है, बोलो क्या करेंगे? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस
and less subsidies, plus indirect taxes and less subsidies. So indirect taxes are how much? 700. तो 6100 प्लस 700 का indirect taxes and subsidies 600 का लेस कर देंगे, आपका आंसर 6200 करोड़ का आ जाएगा। क्या है ये? जीएनपी मार्केट प्राइस है। ओके, लास्ट में अपने को पहुंचना है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज नथिंग बट जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर from ROW. What is that? Rest of world. Gross national product market price पे plus net transfer, current transfer from rest of world, which will be 6200 plus how much? 500, and that comes to 6700 crores. And what is this called? Gross national disposable income. तो उसको ऐसा YD लिखते हैं ना अपन लोग, डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब एक्चुअली बाकी सब तो तुमको पता था, डिस्पोजेबल इनकम के लिए ये स्टेप पता नहीं थी तुमको। आप समझ रहे हो क्या? तो आपको ये पूरे क्वेश्चन में याद क्या रखना है? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज नथिंग बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस current transfer from rest of world. Can you tell me, looking at this question, this is based on how many sector model? Obviously 4 sector, because it is rest of world included ना, तो 4 sector model पे based है ये question। आपने इसको बॉक्स में डाला क्या फॉर्मूले को? यस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, वहां पे लिखो अगला क्वेश्चन। An economy is characterized by the following equation. An economy is characterized an economy is characterized by the following equation. By the following equation. ये क्वेश्चन आजकल बहुत कॉमनली दिख रहा है मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। Consumption C is equal to 100 plus 0.9 YD, 100 plus 0.9 YD। ये लोगों के टाइपोग्राफिकल एरर बहुत होते हैं, पेपर में भी होते हैं। ये लोग Y और D साथ में लिख दिए तो कंफ्यूज मत होना। YD इज डिस्पोजेबल इनकम, तो D छोटा होता है उस केस में, Y बड़ा होता है, बट ये लोग आपको पता है ICI, तो कभी कुछ मिस्टेक हो जाए तो भावना पोसायला पाहिजे, वैसी बात है। तो वाई डी वो लोग कैसे लिखा है मालूम है क्या? जो क्वेश्चन मैंने देखा है उसमें वाई और डी ऐसे लिखा है, और एक और जगह ये क्वेश्चन दिखा है इसमें वाई और ये डी ऐसा है। अब बच्चे ने क्या समझना चाहिए स्टूडेंट ने? तो एक्चुअली फिर कॉमन सेंस विच दे एक्सपेक्ट एवरी टाइम फ्रॉम यू इज वाई डी, दिस इज वाई डी। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट आई इज इक्वल टू 100, government expenditure symbolically G is equal to 120, tax T is equal to 50, X that is export is equal to 200, and M किसके लिए यूज करते हैं वो लोग? import is equal to 100 plus 0.15 y. It's not yd, it's 0.15 y. नंबर 1 क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इनकम। मतलब क्या निकालना है आपको? y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट
ट्रेड बैलेंस, कुछ समझ रहे क्या निकालने बोल रहे हो आपको? ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. एंड थर्ड आइटम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड multiplier? What is the value of foreign trade multiplier? Question mark. So this is the question. अभी क्या करना चाहिए? पहले C की वैल्यू निकालेंगे. आपको याद है ये किस पे बेस्ड है आपको लगता है? 3 सेक्टर 4 सेक्टर? 4 सेक्टर है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिख रहा है आपको, तो ये 4 सेक्टर हो गया. और इसका सी वाला फॉर्मूला क्या था? इक्विलिब्रियम लेवल पर अगर आप लोग इनकम निकालो या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बोलो, मतलब वाई, सॉरी वाई बोलते हैं ना अपन उसको, वाई इक्विलिब्रियम इनकम वाई या फिर एग्रीगेट डिमांड एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. करेक्ट? लिख लो फॉर्मूला. y इज इक्वल टू, उसको इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलते हैं, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, इनकम बोलते हैं एक्चुअली. एंड नाउ ट्राई टू पुट इन व्हाट दे हैव गिवन यू. सी के लिए क्या बोला उन्होंने आपको? देखो ऊपर सी के लिए उन्होंने बोला 100 प्लस 0.9 YD. बराबर है क्या? तो अपन लोग क्या लेंगे यहाँ पर? इज इक्वल टू 100 प्लस 0.9 YD. ये हो गया C, जो ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं जानबूझ के, इट्स नॉट नेगेटिव, वो C है इसलिए एक साथ लिखा गया है. प्लस I कितना दिया उन्होंने? 100 प्लस G कितना दिया? 120 प्लस X कितना है? 200 माइनस, अब जो M है ना वो ब्रैकेट में लिखेंगे अपन लोग. M के लिए उन्होंने इक्वेशन दिया ना, क्या बोला है? 100 प्लस 0.15 Y. करेक्ट? 100 प्लस 0.15 Y. नाउ सॉल्व दिस. अब क्या करना पड़ेगा? देखो 100 प्लस 0.9 YD is nothing but actually Y minus T. Y minus T is nothing but income after tax. Is disposable income na? Okay. Plus 100 plus 120 plus 200 minus 100 minus, I'll open the bracket now, minus 100 minus 0.15 Y. Correct? Now you will solve this, you will get 100 plus 0.9 Y minus T कितना है? 50 plus 100 plus 120 plus 200 minus 100 minus 0.15 Y. Therefore Y is equal to कांस्टेंट नंबर कितना है? कांस्टेंट नंबर कितना है? 420 आएगा. तो वो सॉल्व करके मुझे बताना. 420 इंटू होगा ना, 420 इंटू 0.9 होगा क्या? .9 इंटू 50 होगा और वो माइनस 45 हो जाएगा. उसका इम्पैक्ट उसमें डाल के मुझे बताओ फाइनल आंसर. 375. तो 375 प्लस समथिंग y आएगा, 0.75 y आएगा. अब इसको y का आंसर इजीली निकल जाएगा ना हमको. कितना आएगा? देयरफॉर y इज इक्वल टू, या पूरा ही सॉल्व करना रहेगा मैथ्स के दुश्मनों, तो अपन लोग 1y में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 y इज इक्वल टू 375 बोलते. करेक्ट? Therefore y is equal to 375 divided by 0.25 which comes to 1500.
What is this? 1500. Equilibrium income. Equilibrium income level is 1500. करेक्ट. ट्रेड बैलेंस निकालना बहुत आसान हो गया अभी अपने लिए. अपने पास y की वैल्यू आ गई ना. अब अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड पार्ट, ट्रेड बैलेंस. बोलो फॉर्मूला. x माइनस एम. x दिया है ना अपने पास 200 माइनस m इज 100 प्लस 0.15 into y. Now put the value of y as 1500 and get your answer. 0.15 into 1500. Your trade balance. Your trade balance is negative 125 ना. तो क्या बुलाएंगे आप इसको? Therefore trade deficit. Very good. This is trade deficit of 125. ऐसा अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो ऑब्वियसली उसको पता चलेगा कि आपको सिर्फ सॉल्व करने भी नहीं आता, आपको इंटरप्रिटेशंस भी आते हैं. ट्रेड डेफिसिट ऑफ 125. नाउ नेक्स्ट विच इज कमिंग अप अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, दैट इज थर्ड आइटम, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर. विल से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर is equal to 1 upon 1 minus b plus m. What is m? Import. What is 1 minus b? b क्या था? b propensity to consume. तो 1 minus b क्या हो गया? propensity to save. propensity to save plus import. इसका इनवर्स ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर. क्या बोला मैंने? propensity to सेव का इनवर्स एंड प्रोपेंस किसका इनवर्स? इंपोर्ट का इनवर्स विल गिव यू द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर. सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाउ मच इज योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? 0.9. कैसे समझा 0.9 है आपको? उन्होंने कंजम्पशन में आपको दिया है ना, देखो 0.9 YD का मतलब क्या होता है? इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का 0.9 खर्च हो रहा है, मतलब 0.1 से हो रहा है. करेक्ट. सो इट इज 1 माइनस 0.9 प्लस इंपोर्ट के लिए क्या बोला उन्होंने? 100 ना? नहीं, कितना है? 0.15. 0.15 इंपोर्ट के लिए. सो इसलिए आपका आंसर 1 डिवाइडेड बाय, फाइनली इसका फाइनल फिगर 0.25 आता है. करेक्ट. और आपका आंसर 4 टाइम्स आता है. 4 times. Foreign trade multiplier is 4 times. So I think in this whole question something different we need to remember is this foreign trade multiplier. हाँ, अल्टीमेटली तुम उतना ही प्रपोर्शन खर्च कर रहे हो ना, मे इट बी इनकम और मे इट बी डिस्पोजेबल इनकम. परसेंटेज तो वही रहेगा ना. व्हाट इज एनी टाइम व्हेन वी से मार्जिनल, ये एडिशनल है तो ये कितना एडिशनल है? तो वो तो 15% ही रहेगा ना. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. यू विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी स्मॉल आइटम बम आई कैन से. दिखने के लिए इतना छोटा क्वेश्चन है बट दिमाग लगाना पड़ता है, आंसर भी बहुत आसान है. ओके देख लो एक बार. दैट इज MTP में आया हुआ क्वेश्चन है, नवंबर 2018. द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP is rupees 1000 billion, is rupees 1000 billion, बट अपन तो 1000 ही लेने वाले उसको. ओके, is rupees 1000 billion, comma the full employment level of real GDP, the full employment level of real GDP, full employment level of real GDP is rupees 1250 billion.
is rupees 1250 billion and the marginal propensity to consume MPC and the MPC is 0.6 and the MPC is 0.6, full stop. How much government spending? How much government spending into bracket delta G would be needed to raise income to full employment? To raise income to full employment. सोचो. टू जीरो नहीं. फोर 1 6. Anybody else try it? चलो, आपको पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? K इज इक्वल टू क्या था बोलो? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, करेक्ट? नाउ कैन वी मेक इट डेल्टा Y इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा I, करेक्ट है क्या? K इंटू डेल्टा I विल गिव यू डेल्टा Y. नाउ K क्या होता है? K वेयर, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, टाइम नहीं रहेगा अपने पास. K इज इक्वल टू, पहले लिखो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. देयरफॉर डेल्टा Y, दैट इज चेंज इन इनकम, इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा I. K इंटू डेल्टा I. where K is equal to how much? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC बोल सकते हैं ना, विच इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.6 विच कम्स टू 1 डिवाइड बाय 0.4. 1 डिवाइड बाय 0.4, उसको वैसे ही रहने दो, कोई बात नहीं. 1 डिवाइड बाय 0.4. नाउ हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग नीड टू बी डन टू रेज द इनकम टू फुल एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हो आपको. आपका इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज होना चाहिए जिसकी वजह से ऐसा होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपका चेंज इन Y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4 K का वैल्यू ले लूंगा मैं, एंड इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपके कितने हैं? रियल जीडीपी आपका 21250 माइनस 1000 आपका ओरिजिनल जीडीपी है, तो ये आ गया चेंज इनटू इनवर्स ऑफ मल्टीप्लायर विल गिव यू चेंज इन Y. चेंज इन Y is how much? 625. पक्का? यहां पे आपका चेंज इन जीडीपी लिया ना अपन ने, रियल जीडीपी लिया ना, मतलब अपन चेंज इन इनकम ले रहे थे क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर and income. How much of the government spending, that is delta G, would be needed to raise the income to full employment? Last sentence पढ़ो क्वेश्चन का. How much of the change in government spending would be needed to raise the income to full employment? आपके गवर्नमेंट ने कितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट ने कितना चेंज इन स्पेंडिंग करना चाहिए जिससे आपका इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जाए? अभी विदाउट फुल, अभी का जो इक्विलिब्रियम रियल जीडीपी है वो कितना है? 1000 है.
और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कितना है, रियल जीडीपी कितना होगा, 1250 होगा. सो कैन आई कॉल दैट एज रियल जीडीपी बोल रहे इसलिए वो है आपका डेल्टा, सॉरी वो है आपका ओरिजिनल इनकम एंड चेंज इन मतलब रिवाइज इनकम. तो चेंज इन इनकम इट इज एक्चुअली 1250 माइनस 1000. अगर अपन लोग बात करें ना तो ये जो है अपना ये जो चेंज इन इनकम है ये अपना एक्चुअली 1250 एंड 1000 है. आप समझ रहे हो क्या. और आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी मिली है, 1 डिवाइडेड बाय 0.5. और आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच साइड, गवर्नमेंट साइड देख रहे हो, कितना लाना है. थोड़ा आंसर चेंज करो, बताओ. ये फॉर्मूला बदलेगा ना, थोड़ा अपन ने उसको चेंज करते फॉर्मूला चेंज करते गड़बड़ कर दी. बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका. आपको ढूंढना है देयरफॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट बोलना पड़ेगा. गवर्नमेंट के स्पेंडिंग मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट. चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय के करना पड़ेगा आपको. करेक्ट. कितना आएगा वो, इट विल बी 1250 माइनस 1000. ये आ गया चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर इज 1 डिवाइड बाय 0.4 कितना होता है, 2.5 होता है ना. आपका फाइनल आंसर कितना आता है, 100 बिलियन लिखो आगे, 100 बिलियन लिखो. इसको मैंने इसलिए छोटा बॉम्ब बोला, छोटा पटाखा बोला, क्योंकि एक्चुअली आईसीआई के सॉल्यूशन में भी उसको बहुत ही अजीब तरीके से सॉल्व किया है. और वो आईसीआई के सॉल्यूशन में समझेगा भी नहीं आपको. ये जो अपन ने बोला इसमें समझेगा जो अपन कर रहे हैं. इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. एंड हमारे पास चेंज इन इनकम रेडी था, हमारे पास मल्टीप्लायर अपन ने रेडी किया है और अपना आंसर आया है. ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था, सिर्फ 2 मार्क्स. छोड़ देंगे ऐसा नहीं रहता है ऑब्वियसली. हर चीज़ को वो नहीं बोल सकते क्योंकि एंड में यही 2 मार्क आपको आगे ले जाते हैं. थोड़ा सा पेशेंस. आपको तो ये फॉर्मूला वैसे भी पता था एक्चुअली. अगर वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन को आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंडिंग करना चाहिए ताकि वो जीडीपी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जाए. इसका मतलब दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट चेंज बाय गवर्नमेंट साइड टू गेट दैट जीडीपी लेवल टू फुल एम्प्लॉयमेंट. करेक्ट. चलो एक 5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत ही आसान है बोल सकते हैं. देखते क्या होता है. यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, you are given the following data you are given the following data on an economy, investment expenditure सिंबॉलिकली क्या बोलोगे आप उसको, I. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, राइट हैंड साइड राइट देयर 250. ये सब करोड़ में रहते हैं बट मैं आपको डायरेक्टली नंबर ही बोल रहा हूँ अभी, 250. उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सिंबॉलिकली इसको G बोलते हैं. ये गवर्नमेंट का खर्चा होता है 800. एक्सपोर्ट्स जिसको सिंबॉलिकली X बोलेंगे, एक्सपोर्ट्स X, राइट हैंड साइड 600. नीचे लिखो all tax revenues are derived from a uniform rate of income tax, uniform rate of income tax of 30% of income. Full stop. Consumption expenditure is given by C is equal to 0.75 YD, मतलब 0.75 ऑफ डिस्पोजेबल इनकम.
आगे वेयर वाई डी इज डिस्पोजेबल इनकम, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, शायद आप फिर भी लिख रहे हो, वेयर डिस्पोजेबल इनकम इज वाई डी एंड योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज सी, बराबर ना, योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज सी, इंपोर्ट एक्सपेंस इज गिवन बाय, अब ये लिखो आप, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इज गिवन बाय m is equal to 0.15 y, 0.15 y, where, अब ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, देखो y is national income, m is import expenditure, समझ गए, नीचे लिखो कैलकुलेट नंबर वन द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, ये तो आना ही चाहिए क्वेश्चन अगर ये सब दिया है तो, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या पूछ रहे हो आपको, वाई या फिर एडी, बराबर है। कितने सेक्टर इकोनॉमी है ये, 4 सेक्टर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दिया है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट अकाउंट बैलेंस, कैलकुलेट द करंट अकाउंट बैलेंस at the equilibrium level of national income, at the equilibrium level of national income, ये क्या है, ये करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस को करंट अकाउंट बैलेंस बोलते हैं। ये करंट अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट क्या था, ये आपने सीपीटी में पढ़ा होगा एक्चुअली, जो आपको याद भी नहीं रहेगा आई एम श्योर, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में पढ़ा था आपने, ओके। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, रिकरिंग नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ओके। लास्ट कैलकुलेट के अंदर ही थर्ड पार्ट, द फिस्कल सरप्लस और डेफिसिट, द फिस्कल सरप्लस और डेफिसिट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, at equilibrium level of national income। थर्ड पार्ट क्या है, बस टैक्स से कितना पैसा मिलेगा वही आएगा। फिस्कल सरप्लस और डेफिसिट इज नथिंग बट टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इज नथिंग बट 30% ऑफ इनकम, इनकम तो अपने नंबर 1 में निकाला ही है, उस इनकम का अगर सिर्फ 30% लेंगे तो आपका आंसर आ रहा है। आप समझ रहे हो 2-2 मार्क आपको कैसे मिल रहे हैं, बट एग्जाम में ये सेंटेंसेस से आप डर जाओगे, इनका मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा ना। फिर आप वाई निकाल कर ये नहीं निकालोगे, मतलब आपको करना क्या था, सिर्फ 30% लेना था उसका, बट वो टर्मिनोलॉजीज याद रखने पड़ेंगे फिर आपको। तो ये पूछ रहे हैं आपको, फिस्कल सरप्लस और डेफिसिट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज नथिंग बट नेशनल इनकम इनटू टैक्स रेट, ठीक है। चलो पहले वाई निकालना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, अगर वाई गलत तो सब गलत है, तो इसलिए वाई के लिए केयरफुल रहना चाहिए आपने। तो यू विल से y इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। c कितना है 0.75 YD है, प्लस i कितना है 250 है ना, i 250 है, प्लस g इज हाउ मच 800, प्लस x कितना दिया है 600, माइनस m कितना दिया है 0.15 y दिया है, 0.15 y दिया है। अब ध्यान दो, ये जो 0.75 YD है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0.75 इंटू 1 माइनस 0.3 y, करेक्ट, करेक्ट है क्या, 0.75% ऑफ इनकम आफ्टर टैक्स, एनीथिंग इंटू 1 माइनस टी इज आफ्टर टैक्स ना, ये तो एफए में भी पढ़ा है अपन ने, प्लस 250 प्लस 800 प्लस 600 माइनस 0.15 y, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना कांस्टेंट फिगर आता है 1650 आता है क्या, चेक करो, $250 प्लस 800 प्लस 600 आया क्या 1650,
प्लस कितना y आएगा अभी 0.375y 0.375y आता है क्या? Therefore y is equal to 1650 divided by 0.625, correct ना? Which comes to rupees 2640. आगे करोड़ लिख दो, करोड़ में दिया रहेगा इसलिए रुपीज 2640। कैलकुलेशन सबको समझा क्या? नहीं समझा तो क्लास के बाद पूछ लो मुझे, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। आगे बढ़ो, वो करेक्ट है। हाँ, आगे आपका इनकम आ गया। अब क्या करेंगे बताओ? आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको करंट अकाउंट बैलेंस निकालना है ना, तो आप बोलो करंट अकाउंट सरप्लस ऑब्लिक डेफिसिट ना, करंट अकाउंट surplus oblique deficit is equal to x minus m, which is nothing but कितना x है 600 माइनस m कितना है 0.15 y है ना, which is nothing but 600 minus 0.15 into 2640 and our answer is 204 crores. दिस इज सरप्लस क्या? ठीक है, सो दिस इज करंट अकाउंट सरप्लस लिखो। हाँ, करंट अकाउंट सरप्लस ऐसा लिखो 204 करोड़। एंड लास्टली फिस्कल सरप्लस, आई एम श्योर सरप्लस आने वाला है क्योंकि इनकम है ना। फिस्कल सरप्लस इनटू ब्रैकेट टैक्स रेवेन्यू, tax revenue is equal to 0.30 into y, which is nothing but 0.30, नहीं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता है, तो यहाँ पे आउटफ्लो कुछ भी नहीं है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो तो पार्ट ऑफ इनकम ही हो गया ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो तो तुमने इनकम निकालते हो तो उसको ऐड किया है ना, करेक्ट। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम इनकम निकालते वक्त तुमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करके इनकम निकाला हुआ है। अब ओवरऑल इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं अपन लोग। आपको याद होगा तो बजट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट नाम की दो चीजें अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी सीपीटी कोर्स में, बजट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बजट डेफिसिट प्लस बोरिंग्स इज फिस्कल डेफिसिट, ऐसा होता है वो डेफिसिट के लॉजिक से वैसा होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट का सिर्फ एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात चल रही है। तो हमारे पास जो भी इनकम है वो है 26 कितना था 40, उसका डायरेक्टली रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलने वाला है 0.30 विच कम्स टू 792 करोड़, 792 करोड़। अगर इसमें से गवर्नमेंट कुछ रीपेमेंट ऑफ बोरिंग करता था तो सरप्लस कम होता था वगैरह, ऐसा कुछ इंपैक्ट होता था। एडिशनल फंड बोरोड या रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, ये दो ही चीजें इस पे इंपैक्ट करती है, बाकी नहीं करती। डन। अब हम लोग कुछ अगले चैप्टर पे जाते हैं और जब थोड़ा टाइम बाद वापस से क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग बट थोड़े टाइम बाद। लेट्स गो टू चैप्टर 2 यूनिट 1। रैंडमली देखना पड़ेगा अभी, अभी काफी चीजें अपने को। देखो ध्यान दो, डिस्क्राइब व्हाई गवर्नमेंट शुड परफॉर्म अलोकेशन फंक्शन। आपको याद है पहले तो ये फिस्कल फंक्शन में या फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता था? तीन चीजें आती थी इसमें, ओके लिख लो। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर तीन चीजें आएगी। फर्स्ट वन विल बी allocation function, allocation function। second will be बोलो
रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये दोनों भी मिलाकर हम क्या बोलते थे, याद है क्या? दिस इज माइक्रो फंक्शन, MI, माइक्रो फंक्शन है ये। लास्ट फंक्शन था स्टेबलाइजेशन, जो कि क्या था, मैक्रो था, MA था। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ये सिर्फ एक ही फंक्शन था जो MA मैक्रो फंक्शन था। अब एग्जैक्टली एलोकेशन फंक्शन क्या होता है? जब गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च करता है इस वजह से कि आपको वो करना पड़े या गवर्नमेंट को वो करना पड़े, एलोकेशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है? गवर्नमेंट इज टेकिंग मोर टैक्सेस फ्रॉम रिच पीपल, स्पेंडिंग दैट मनी फॉर पुअर पीपल, ट्राइंग टू मेक इक्वालिटी ऑफ इनकम्स एंड यू कैन से वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ये कर रहा है गवर्नमेंट। एंड तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इसमें गवर्नमेंट क्या करता है? जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास आते हैं उससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं जिसको, और टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पब्लिक रेवेन्यू मिलता है। पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है ट्रेड साइकिल में। अप्स एंड डाउन्स में थोड़ा कम गैप रहे, स्टेबिलिटी ज्यादा मेंटेन रहे, इसलिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग और अपने इनकम पे कंट्रोल करता है। इकोनॉमी के नीड के हिसाब से या तो ज्यादा स्पेंड करता है या तो कम स्पेंड करता है, या तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है या तो कम टैक्स कलेक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी लेवल पे हो रहा है ये, इसलिए इसको स्टेबलाइजेशन मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो या एलोकेशन हो, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स देख के किया जाता है, इसलिए इसको माइक्रो बोलते हैं। और ये पूरे इकोनॉमी के एंगल से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है या टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको स्टेबलाइजेशन को मैक्रो बोलते हैं। नाउ ये पूरे चैप्टर में हमको यही 3 फंक्शन से ज्यादातर डील करनी पड़ेंगी मेनली ये यूनिट में। जैसे कि पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या लिखा है? डिस्क्राइब व्हाई गवर्नमेंट शुड परफॉर्म द एलोकेशन फंक्शन इन द इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट को ऐसा क्या क्या जरूरत गिरती है कि गवर्नमेंट एलोकेशन फंक्शन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप एग्जाम में क्या लिखोगे? अलोकेशन फंक्शन बाय गवर्नमेंट, हेडिंग दो, अलोकेशन फंक्शन बाय गवर्नमेंट। मेनली करना पड़ता है बिकॉज कुछ चीजों की हद तक तो मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट पहला पॉइंट आएगा। मेनली कौन से गुड्स? यस, पब्लिक गुड्स। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो पब्लिक गुड्स। तो मेनली फिर ये प्राइवेट वाले लोग प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को स्पेंड करके वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एलोकेशन तो करना ही पड़ेगा रिसोर्स का गवर्नमेंट को। और अगर गवर्नमेंट ऐसा एलोकेशन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा तो मार्केट क्या होता है? फेल। मार्केट फेलियर बोलते हैं ना उसको। मार्केट फेलियर मतलब डिमांड इज नॉट एबल टू मैच विद सप्लाई, करेक्ट प्राइस नहीं चल रहा है, या तो ओवर प्रोडक्शन चल रहा है या तो अंडर प्रोडक्शन चल रहा है। तो गवर्नमेंट के ये इंटरवेंशन की वजह से मार्केट फेलियर रुकता है, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली करना पड़ेगा ये। अदरवाइज क्या होगा? मार्केट फेलियर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस उसका या तो ओवर प्रोडक्शन या तो अंडर प्रोडक्शन होगा, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगा या जरूरत से कम प्रोड्यूस होगा। इसलिए एलोकेशन फंक्शन इज मस्ट बाय गवर्नमेंट। समझे? ये पॉइंट इधर आएंगे एग्जाम में, आप ऐसा लिखोगे बस। ठीक है, आगे बढ़े। हाउ डू मोनोपोली पावर अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट? इसका तो स्ट्रेट डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। मोनोपोली मार्केट मतलब क्या? सिंगल सेलर है, तो सिंगल सेलर है तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइस ज्यादा चार्ज करने के लिए प्रोडक्शन कम रखेगा। तो मोनोपोली मार्केट क्रिएट्स अंडर प्रोडक्शन एंड हाई प्राइसेस। लिखो पॉइंट 1, अंडर प्रोडक्शन, एंड पॉइंट 2, हाई प्राइसेस। एंड ऑब्वियसली उस दोनों के वजह से इट रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ पीपल, it reduces welfare of people. Why welfare is getting affected? Because for the same goods you are paying more ना, तो आपका स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है तो आपका वेलफेयर कम होगा। करेक्ट? आप ज्यादा पैसों में कम क्वांटिटी बाय करोगे तो आपका वेलफेयर अफेक्ट होगा ना। सो दिस इज अबाउट मोनोपोली। थर्ड क्वेश्चन,
हाउ डू गवर्नमेंट कैन गेट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस मोर पल्सेस, एग्जाम्पल है वो पल्सेस, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। पल्सेस अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट एक तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कर ले, नंबर 1 पॉइंट। डायरेक्ट प्रोडक्शन मतलब सेल्फ प्रोडक्शन, ये सबसे बेस्ट रहता है गवर्नमेंट के लिए। ये एक थ्रेट भी रहता है प्राइवेट वालों को, गवर्नमेंट करने वाला नहीं है मगर गवर्नमेंट कर सकता है, ये भी एक थ्रेट है ना प्राइवेट वालों को। तो प्राइवेट वाले क्या बोलेंगे कि ऑब्वियसली वो खुद प्रोड्यूस करने से अच्छा अपन उनको प्रोड्यूस करके दे देंगे, 2 पैसे अपने को मिलेंगे तो सही। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन भले गवर्नमेंट करता नहीं है मगर उसके डर की वजह से प्राइवेट वाले लोग बराबर करते हैं। सो डायरेक्ट प्रोडक्शन कैन बी वन ऑफ द रीजन कि पल्स प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा हो सके, पल्सेस का प्रोडक्शन। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उनको इंसेंटिव्स दे सकता है। तो प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स, ऑब्लिक डिसइंसेंटिव बोल सकते हैं अपन लोग। डिसइंसेंटिव किसको देंगे मालूम है क्या, जिसका अभी ओवर प्रोडक्शन चल रहा है और गवर्नमेंट नहीं चाहता कि वो ओवर प्रोड्यूस हो, तो गवर्नमेंट उसके लिए डिसइंसेंटिव करेगा। सिगरेट्स वगैरह के लिए भी गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ये नॉन वेलफेयर वाले आइटम्स है तो इनको कम प्रोडक्शन करके ये रिसोर्स अगर डाइवर्ट करेंगे पल्सेस के लिए तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो डिसइंसेंटिव एज वेल एज इंसेंटिव बोथ आर एक्टिंग फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। आप बोलोगे सर डिसइंसेंटिव कैसे पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो जो रिसोर्सेज वहां थे वो डाइवर्ट हो जाएंगे पल्सेस पे, सिंपल है ना। तो डिसइंसेंटिव। उसके बाद में थर्ड आइटम जो गवर्नमेंट कर सकता है वो है रेगुलेटरी, लिखते जाओ सब चीजें, एग्जाम में लिखना है आपको ये सब। रेगुलेटरी एंड डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी, एक तो कंट्रोल, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, तो उसके अंदर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस आते हैं रेगुलेटरी के केस में। गवर्नमेंट आपको पता है ना, आप ऐड देखते हो ना गवर्नमेंट टीवी में कि इतना क्या बोलते हैं हमने प्रोडक्शन किया है, ये खरीदेगा कौन, तो वो किसान की बीवी पूछती तो किसान बोलता है कि हमसे गवर्नमेंट ने ये रेट अश्योर किया है हमको और हमसे खरीदने को तैयार है। तो दैट इज नथिंग बट रेगुलेटरी पार्ट। अगर सोचो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम प्रोड्यूस करो, हम ये मिनिमम रेट पे लेंगे, फ्लोर प्राइस जिसको बोलते हैं, तो फ्लोर प्राइस अगर है तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन करने में हमको डर कुछ बात का नहीं है, समझे। एंड सेकेंडली डिस्क्रिशनरी पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट खुद होके करता है, मन से, ऑटोमेटिक नहीं होती है। नॉन डिस्क्रिशनरी एंड डिस्क्रिशनरी ये 2 टाइप के पॉलिसीज होते हैं। नॉन डिस्क्रिशनरी आर ऑटोमेटिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्स इज नॉन डिस्क्रिशनरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब लोगों की कमाई ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम आएगा टैक्स के फॉर्म में, ये डिस्क्रिशनरी है या नॉन डिस्क्रिशनरी है? गवर्नमेंट खुद से बार बार करता है क्या ऐसा? गवर्नमेंट ने एक बार प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम सेट कर दिया, अब लोग जितना कमाएंगे उतना बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉन डिस्क्रिशनरी या ऑटोमेटिक बोलते हैं इसको। एंड डिस्क्रिशनरी मतलब गवर्नमेंट खुद होके बताएगा अभी, अरे तुम इस बार ज्यादा कमाई की हो, अब तुम मुझे ज्यादा टैक्स दो, ये डिस्क्रिशनरी हो गया। तो डिस्क्रिशनरी पॉलिसी गवर्नमेंट इस तरफ लाएगा अगर गवर्नमेंट को लगता है कि क्या बोलते हैं पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा फिर, ऐसे ऐसे स्कीम्स लाएगा जिससे फार्मर अपने रिसोर्सेज पल्सेस की तरफ ज्यादा डाइवर्ट करे। ओके तो ये हो गया आपका पल्सेस प्रोडक्शन के तक गवर्नमेंट क्या कर सकता है। देन allocation function we are about to end, and now we are going to circumstances under which redistribution of government is done। ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो मजबूर कर देते हैं गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो लगते हैं कि ये नहीं हो रहा है इसलिए मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना पड़ेगा। तो यू कैन गिव द हेडिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। लिखते जाओ, सोचो मत। रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ डाइवर्ट होगा। इसमें पहला चीज आएगा टू अचीव इक्वालिटी। ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए देखो मेनली क्या होता है, कुछ डिप्राइव्ड सेक्शन हो सकता है सोसाइटी में, और उन सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे कि बहुत सालों पहले इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया में अपन ने कुछ SC कास्ट के लिए ये सब बेनिफिट्स लाए थे। ऑब्वियसली उस टाइम पे उनका डिप्राइव्ड सिचुएशन था, उसको अपलिफ्ट करके इक्विटेबल बेसिस पे लाने के लिए वो जरूरी था।
आरक्षण जिसे बोलते हैं, रिजर्वेशंस जिसे बोलते हैं, वो उस वक्त बहुत जरूरी था, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाय गवर्नमेंट। तो पहली चीज हम बोलेंगे टू अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, equitable distribution of social output, social output. Secondly, well-being लाना, advancing the well-being mainly of which people who are deprived. तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे advancing well-being of people who suffers क्या, from deprivation, from deprivations। अलग अलग टाइप के डिप्राइवेशंस हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है डिप्राइवेशन, इनकम लेवल डिप्राइवेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या हुआ, डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम को आपको कम करना है, डिस्पैरिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आपको कम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिजर्वेशन फॉर वुमेन जॉब, ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन के लिए इतना रिजर्वेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में SC ST कास्ट के लिए इतना रिजर्वेशन है। ये सब एक टाइप का क्या हो रहा है, ये लोग इनकम को भी लेवल अप कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट को भी लेवल अप कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से इक्वालिटी इन 3 थिंग्स, इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देन गरीबों का आप कुछ आश्वासन देते हो, सिक्योरिटी दे रहे हो आप गरीबों को, वो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आता है। तो जैसे कि बेसिक राशन का सामान, दिस इज नथिंग बट रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पीपल आर पेइंग टैक्सेस और टैक्स पेड पैसों से वो राशन का सामान सस्ते दाम में गरीबों तक पहुंचाना। तो वो क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट इंसान को बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो मिलनी चाहिए, ये इंश्योर कर रहे हैं। तो वी विल से दैट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड बोल दो इसको, बराबर ना, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड मेनली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू डू दैट। तो राशन के सामान में अनाज कितने किलो मिलता है, कितने रुपए किलो मिलता है, 2 रुपए 4 रुपए किलो भर मिलता है, 6 रुपए किलो भर मिलता है। ऑब्वियसली ये रियल प्राइसेस नहीं है। 2 रीजन है उसके, एक तो ये इसका थोड़ा क्वालिटी डिग्रेडेड रहता है, और दूसरा गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करता है। और वो गवर्नमेंट बेयर कर रहा है, मतलब कौन बेयर कर रहा है, जिन्होंने टैक्सेस ज्यादा पे किए उन्होंने, उनके पैसों से ही तो ये किया जा रहा है ना। लास्ट रीजन इज एश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल, ऑब्वियसली हर किसी को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और आजकल मोबाइल है ना। तो दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उस मोबाइल के तक तो जियो ने सच में कंट्रीब्यूशन दिया ही है गरीबों को भी, राइट, पर डे 1 GB। देन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी? आप हेडिंग दे दोगे गवर्नमेंट सब्सिडीज। बीच बीच में रुक जाते हो आप लोग, चलो कंटिन्यू करो। पहले स्टार्टिंग में फॉर्म में रहते बस, है ना, कुछ लोग कंटिन्यूस पुश करने का खुद को, और सोचने का ही नहीं रुकने के लिए, तो ही सिलेबस कंप्लीट होता है। बोलो गवर्नमेंट सब्सिडी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा हो गया इसलिए सब्सिडी दी जा रही है क्या? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू क्रिएट अ वेज बिटवीन, ये वर्ड मैंने यूज किया था आज सुबह, वेज बिटवीन मतलब गैप बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस टू कंज्यूमर, राइट। तो अपन फर्स्ट रीजन लिखेंगे, सब्सिडीज क्रिएट अ वेज, WEDGE, वेज मतलब सेगमेंट बिटवीन
कंज्यूमर प्राइजेस एंड प्रोड्यूसर कॉस्ट, इसके बीच गैप क्रिएट करना है मेनली, ताकि सप्लाई पे असर ना हो। कम रेट में बेच रहा है इसलिए सप्लायर को उतने रेट में सप्लाई हो रहा है, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर को सब्सिडी की वजह से कम दाम पे करना पड़ता है, इसलिए डिमांड भी मेंटेन रहता है। आप समझ रहे हो? तो दोनों साइड बैलेंस करना है गवर्नमेंट को, सप्लायर साइड भी और प्रोड्यूसर डिमांड साइड भी। नाउ व्हाई वी गिव सब्सिडी? मेनली बहुत रीजंस होते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम, रीजनल बैलेंसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। बराबर है कि नहीं? गवर्नमेंट आज लेस डेवलप्ड एरिया में सब्सिडीज देता है बिकॉज गवर्नमेंट वांट कि वो एरिया डेवलप हो, उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। रीजनल बैलेंसमेंट बोलते हैं इसको। पर्टिकुलर एक आइटम अगर लोग नहीं प्रोड्यूस कर रहे मगर उसकी जरूरत है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। करेक्ट? तो यहां पे लिखेंगे हम लोग रीजंस में, ये मीनिंग था जो अपन ने पहला पॉइंट लिखा, ये मीनिंग था। अब हम रीजंस लिख रहे हैं गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देता है। इंड्यूसिंग मतलब एनकरेजिंग, ऐसा बोल सकते हैं। इंड्यूसिंग इज नथिंग बट एनकरेजिंग, ओके, हायर कंजम्पशन, इंड्यूसिंग हायर कंजम्पशन। तो ऑब्वियसली सब्सिडी फिर सिगरेट्स लिकर को नहीं मिलती है, क्योंकि मोर कंजम्पशन कैसे एनकरेज करेंगे ना उसका, तो उनके ऊपर टैक्सेस थोपे जाते हैं एक्स्ट्रा 28% वगैरह, बाय डिफॉल्ट फिर उसका कंजम्पशन कम हो जाता है और वही एक्स्ट्रा रेवेन्यू गवर्नमेंट का ऐसे डाइवर्ट होता है नेसेसरी, जैसे पोलियो का डोज फ्री में मिलता है हमको, ये सब चीजें। देन नेक्स्ट, सप्रेसिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। आपको याद है ये वर्ड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो ऑब्वियसली कुछ गुड्स के तक आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होते हैं उस गुड्स के, अब वो गुड्स के पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज अगर हो रहे हैं तो वो इकोनॉमी में बेनिफिट क्रिएट करते हैं, उस इकोनॉमी के बेनिफिट्स के बदले में हम उनको सब्सिडीज दे सकते हैं। ओके, तो सप्रेसिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, ये मेनली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात कर रहे हैं। सप्रेसिंग मतलब कम करना, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को कम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज अगर आ रही है तो उसको एनकरेज करना है अपने को, इसलिए अपन सब्सिडीज देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी अचीवमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी। अचीवमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी। व्हाट इज सोशल पॉलिसी? सोशल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है आपने आगे लिख दो, ऑब्जेक्टिव। सोशल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है आपने? इक्वालिटी ऑफ इनकम लाना चाहिए, लोग एजुकेशन लेने चाहिए, लोगों के पास काम होने चाहिए, आपका पॉल्यूशन कम होना चाहिए। ये सब चीजें अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, मतलब सब्सिडी देना पड़ेगा। द वन फॉर्म ऑफ दिस इज कार्बन क्रेडिट। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, वॉच माय फ्राइडे लेक्चर ऑन यूट्यूब। कार्बन क्रेडिट मालूम है आपको, राइट? वहां पर अचीवमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल। आपको पता है कार्बन क्रेडिट इमिशंस पे कंट्रोल होते हैं, और अगर आप कम पॉल्यूशन करोगे तो आप राइट्स को बेच सकते हो, एंड दे आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इन मार्केट, और उससे आप इनकम कमा सकते हो। इसको याद है क्या बोलते हैं? कैप एंड ट्रेड। क्या बोलते हैं इसको? कैप एंड ट्रेड। मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप उससे नीचे हो तो आप ट्रेड करो, अगर आप उससे ऊपर हो तो आप ट्रेड करके खरीदो। कैप से नीचे हो तो आप ट्रेड करके बेच दो, कैप से ऊपर हो तो आप ट्रेड करके खरीदो, क्योंकि इतना पोल्यूशन करने का आपको अधिकार नहीं था। तो बाय डिफॉल्ट आप ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा, और अगर आप कम पोल्यूशन कर रहे हो तो आपको इनकम ज्यादा होगा। बराबर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू प्राइवेट प्रोड्यूसर हेजिटेट टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स लाइक पार्क्स, ब्रिजेस, हाईवेज? इनके लिए एक सिंगल वर्ड का आंसर सफिशिएंट रहेगा, जो मैंने नोट्स में डैश बोल के दिया है, लैक ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स। करेक्ट? एक ही रीजन, एकमात्र रीजन है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट गुड्स है, पब्लिक गुड्स है ये, तो पब्लिक गुड्स में जनरली फिर आपका आमदनी का स्कोप बहुत कम होता है। इंडिया में फिर इसलिए क्या करते हैं, टोल टैक्स
जितने साल बोला था उससे डबल ट्रिपल साल चलता है। अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स मुंबई पुणे हाईवे का जो ट्रैफिक है वो मिनट में कुछ गाड़ियां गिनी है उन्होंने, शायद 20 गाड़ियां वगैरह 1 मिनट में, जबकि आप देखते हो उधर लाइन कितनी होती है और क्या होता है। एक 10 मिनट के स्पैन में क्या होता है आप इमेजिन कर सकते हो। और पूरा डेटा फिर मैनिपुलेट करके उनको गवर्नमेंट को क्या बताया जाता है कि यहाँ का फ्लो बहुत कम है, हमको टोल रेवेन्यू कम मिल रहा है। फिर बाय डिफॉल्ट क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो ऐसा अलग तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है। इंडिया है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। बट अगर अदरवाइज देखा जाए तो पब्लिक गुड्स बनाने में कोई मतलब नहीं आएगा, साधारण पर्सन की तो बात नहीं है। अनटिल अनलेस यू हैव गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस यू शुड नॉट गेट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रोड, ब्रिजेस, डैम, otherwise revenue will be lost for you. You have good political connections, data can be manipulated, and on paper you might be on loss, but obviously you will be in profit. जाएगा तो भी क्या, जो होता है वो होता है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि हेजिटेट क्यों होते हैं लोग प्राइवेट पब्लिक गुड्स बनाने के लिए, प्राइवेट पीपल। उसका सिंपल रीजन क्या बोलेंगे आप लोग, लैक ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what reasons you assign for employment reservation of socially backward communities? What reasons you feel that there are employment reservation to these people? Because of equality of income लाने के लिए। तो उनको क्या करने का, उनको उनका वेलबीन, जो सोशल वेलबीन है वो मेंटेन करना है, इक्विटेबल बेसिस पे लाना है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशंस दे रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए आंसर लिखेंगे 8th क्वेश्चन के लिए। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन आप हेडिंग दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन का पहला पॉइंट आप बोलोगे एडवांसिंग वेलबीन, एडवांसिंग वेलबीन, एश्योरिंग क्या, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and equal opportunities, equal opportunities, करेक्ट लिखा क्या सबने, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लिखा लास्ट में। नाउ व्हाट डू यू think the objective of government is when it declares special schemes for backward region? Backward region, balanced regional development. तो फर्स्ट रीजन आप बोलोगे, पहले हेडिंग दे दो, बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट बैकवर्ड रीजन के लिए स्कीम्स लाता है उसके पीछे का रीजन है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मेनली किस किस के लिए, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे अपन लोग, एंड कैन आई ऑल्सो से एक्सेट्रा लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या आ सकता है। उसमें आ सकता है माइग्रेशन, अर्बन कंजेशन प्रॉब्लम, अर्बन कंजेशन प्रॉब्लम। ये कैसे आ सकता है इधर, अगर हम लोग बैकवर्ड रीजन को स्कीम्स नहीं देंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रीजन वाले लोग ऑब्वियसली इधर आएंगे अर्बन एरिया में, और अर्बन कंजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो उनको उधर ही रखने का है, तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, उनको उधर ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका व्हाट शुड बी द पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग रिसेशन। तो आप लिख सकते हो रिसेशन के वक्त, रिसेशन you can say government policy,
क्या लगता है आपको रिसेशन में क्या होता है? ओवरऑल डिमांड कम होता है क्योंकि मनी सप्लाई कम होता है। अब बोलो क्या करोगे एज ए गवर्नमेंट? टैक्सेस में थोड़ा कट करो, थोड़ा कम टैक्स लो और एक्सपेंडिचर ज्यादा करो, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा करो, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ का पैसा पब्लिक के हाथ में जाना जरूरी है। उनके पास पैसा नहीं है डिमांड क्रिएट करने के लिए। और अगर आप आपके एक्सपेंडिचर्स करोगे, जैसे कि ब्रिजेस बनाओ, स्कूल बनाओ, पब्लिक पार्क बनाओ, फ्लाईओवर्स बनाओ, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के हाथ का पैसा पब्लिक के हाथ में भी जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी होगा, और इससे फिर पब्लिक के हाथ में एक बार पैसा आ गया तो पब्लिक उसको स्पेंड करके आगे रिसेशन से उभर सकता है, डिमांड क्रिएट हो जाएगा उससे। तो हम लोग बोलेंगे सीधा सीधा रिसेशन के तक इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड कट डाउन या डिक्रीज व्हाट? टैक्स। कट डाउन टैक्सेस। और बहुत भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर ज्यादा रिसेशन आ जाएगा तो बहुत, दोनों भी करना पड़ेगा फिर, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ रिसेशन। इकोनॉमी बीमार हो जाती है तो ऑब्वियसली आप उनको डोसेज दे रहे हो, 100 mg देना है, 250 mg देना है, डिपेंड करता है कितना बीमार है इकोनॉमी ऑब्वियसली। तो डबल साथ में कब करोगे? जब बहुत ही ज्यादा मंदी है मार्केट में और लोग बहुत परेशान है, हार्डशिप से जा रहे हैं लोग, तो उस टाइम पे फिर दोनों भी होता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, एक डिस्क्राइब द रैशनल मतलब लॉजिक फॉर द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। पहले तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन के तक हमने क्या बोला था? पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अभी अभी आपने रैशनल जैसे ही कुछ लिखा है, एक्चुअली जो रिसेशन के बारे में लिखा है ना आपने, वो रैशनल टाइप ही लिखा है, मतलब लॉजिक ही बता रहे हो आप, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर का। मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो? स्टेबलाइजेशन फंक्शन। लिखो उधर हेडिंग में स्टेबलाइजेशन फंक्शन, पहले उसका मीनिंग लिखते हैं हम लोग। स्टेबलाइजेशन फंक्शन के तक हम बोलेंगे पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है? रिसेशन, इन्फ्लेशन, ऐसी चीजें कंट्रोल करता है। अगर गवर्नमेंट ऐसी चीजें नहीं करेगा ना, तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन या बहुत ज्यादा रिसेशन में जा सकती है, और इससे लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए हार्डशिप झेलनी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डाउन होते जाएगा, आप मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आ जाओगे या उससे भी कम, क्योंकि आप इतने ज्यादा महंगे गुड्स एंड सर्विसेज होने के बाद खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं इकोनॉमी में, एक डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। आपको पता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ड्यू टू मोर इंक्रीज इन डिमांड एंड ऑब्वियसली सप्लाई इज लिमिटेड, तो प्राइस इज गोइंग टू राइज। एक बार प्राइस राइज होना स्टार्ट हो गया तो प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है? फैक्टर का डिमांड बढ़ाता है। जब फैक्टर का डिमांड बढ़ाता है तो फैक्टर के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और फैक्टर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आएगा। गवर्नमेंट ये सिनेरियो में अगर चुपचाप बैठे ये सब देख रहा है तो दोनों इन्फ्लेशन आने के बाद एक थर्ड सिनेरियो क्रिएट होता है। आपने अगर याद किया तो स्टैगफ्लेशन बोलते हैं उसको, और उसमें से तो उभरना और भी मुश्किल है। तो गवर्नमेंट वो सिचुएशन आने नहीं देता है, उसके पहले इकोनॉमी को उससे बाहर निकालने के लिए ये चीज़ों के थ्रू इंटरफेयर करता है, इंटरवेन करता है। तो आप लिख सकते हो उसके अंदर रीजन में सबसे पहले टू अवॉइड इन्फ्लेशन ऑब्लिक रिसेशन। एक सिचुएशन बहुत ज्यादा पैसों की वजह से है और एक सिचुएशन बहुत कम पैसों की वजह से है, तो इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए? ना ज्यादा ना कम, बार बार। इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू के हिसाब से बैलेंस करता है गवर्नमेंट, टू अवॉइड इन्फ्लेशन ऑब्लिक रिसेशन। और ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम बोल सकते हैं टू अवॉइड लॉन्ग टर्म हार्डशिप्स टू पीपल। एंड मेनली कौन से पीपल? पुअर पीपल,
क्योंकि देखो ये इकोनॉमी में ये जो भी सिचुएशन आती है, बहुत ज़्यादा प्राइजेज या बहुत कम प्राइजेज, डिमांड बहुत कम रहना, ये दोनों भी सबसे पहले हिट किसको करते हैं? पुअर पर्सन को करते हैं। क्योंकि अमीर पर्सन के पास तो वैसे भी ज़्यादा पैसा था, तो उसको अफेक्ट होता है, मगर उतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना पुअर को होता है। इन्फ्लेशन के वक्त, रिसेशन के वक्त क्या होता है? ओवरऑल मंदी रहती है। अमीर इंसान तो क्या करेगा? गरीबों को जॉब से निकाल देगा, गरीब का एम्प्लॉयमेंट चला गया तो बाय डिफॉल्ट मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खतरे में आ गया। तो दिस इज हाउ इट अफेक्ट मेनली टू पुअर पीपल। इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसको राइट टाइम पे रोकता है। इसका स्टेबलाइजेशन फंक्शन को अगर सही मायने में समझे जाए तो इट इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इट इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योंकि वो सिचुएशन आने ही मत दो जो बहुत वर्स्ट है, उसके पहले गवर्नमेंट क्या करता है? मनी सप्लाई के थ्रू सब कुछ कंट्रोल में ला लेता है। आगे बढ़े। नाउ वी हैव मार्केट फेल्योर। मतलब आपको पता है ये क्या होता है? मार्केट फेल्योर इस वजह से होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन राइट टाइम पे ना हो, डिलेड हो। कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट को इंटरवेन करना है या नहीं करना है वो समझता ही नहीं, और उसके पहले ही सिचुएशन खराब हो जाती है, तो ऑब्वियसली मार्केट फेल्योर क्रिएट होता है। ध्यान से सुनो, आप जितना भी डिमांड सप्लाई वगैरह ये सब पढ़ रहे हो ना, इसमें जो आप बोलते हो प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह, इट इज एक्चुअली प्राइवेट कॉस्ट। इट इज एक्चुअली प्राइवेट कॉस्ट, नॉट द सोशल कॉस्ट। Social cost is different, private cost is different. For that, you need to first understand positive and negative externalities. Let's take very simple example that we consume something because of which it is dangerous on another's health impact. The health impact is negative for another person because of your actions. Obviously, you are creating dash externality, negative externality, but you don't pay anything for it. You don't pay anything for it. You just create it and you leave it. For example, pollution in particular area. I have this factory here, suppose, and my pollution is troublesome for others. Obviously, this is what? Negative externality. But do government really take anything from me to this for this kind of pollution? कुछ extra लेता है क्या? नहीं लेता है ना. In the form of pollution tax वो कितना लेता है? Fixed cost रहता है वो तो. ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आसपास वालों को हजार्डस रहेगा, और उनका नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हमारे बिजनेस पे एज सच कोई असर नहीं करता है अगर गवर्नमेंट हमसे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेता है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? एक्चुअली टैक्सेस लेने चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसे वक्त क्या करता है, फिर अगर आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको फिर लगाता है एक्स्ट्रा फाइन, पेनल्टी, टैक्स, एंड इसके थ्रू आपका प्राइवेट कॉस्ट इक्वल टू सोशल कॉस्ट करता है। अदरवाइज आपका सोशल कॉस्ट ज्यादा था और आपका प्राइवेट कॉस्ट कम था। जिन लोगों को समझ नहीं रहा है कि प्राइवेट और सोशल कॉस्ट क्या है, तो प्राइवेट कॉस्ट है जो मैं खुद के पॉकेट से भर रहा हूं। मेरे एग्जांपल में सपोज 2 लाख है, मगर पॉल्यूशन के एंगल से मैंने और 50,000 देना चाहिए, तो मेरा मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज 2,50,000, बट आई एम पेइंग हाउ मच? 2 लाख। आई एम पेइंग लेस हाउ मच? 50,000, एंड बिकॉज ऑफ दैट माई कॉस्ट विच शुड बी 2,50,000 इज करेंटली ओनली 2 लाख। आपको क्या लगता है ऐसे करने से मार्केट परफेक्टली चलेगा? इससे ना इकोनॉमी में, ये मेरे एग्जांपल में, इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होगा। क्यों ओवर प्रोडक्शन क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं कॉस्ट 2.5 लाख की जगह 2 लाख। ऑब्वियसली मैं कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा ना। मुझे अगर कॉस्ट कम लग रहा है तो मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, एंड इसीलिए अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या क्रिएट होता है? ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होता है, एंड उससे इकोनॉमी में मार्केट फेलियर आता है। आर यू गेटिंग? तो पहला चीज, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है मार्केट फेलियर। हेडिंग दो जल्दी, मार्केट फेलियर। एंड दोस्तों मार्केट फेलियर के केस में हम बोलेंगे मिस एलोकेशन ऑफ, it is due to misallocation of resources, scarce resources। जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो गलत जगह यूज हो रहे हैं। कुछ चीजें जो ओवर प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए थी वो प्रोड्यूस हो रही है। तो मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मेनली लीड्स टू व्हाट? मिसएलोकेशन मेनली लीड्स टू या तो ओवर प्रोडक्शन या तो अंडर प्रोडक्शन।
इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट इंटरवेन करता है क्या मार्केट फेलियर के वक्त? फिर यस। फिर ऐसे एग्जाम्पल में, मेरे एग्जाम्पल में गवर्नमेंट अगर इंटरवेन कर रहा है इस यूनिट के लिए, इस फैक्ट्री के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? 50,000 का फाइन लगा दो, सीधा सीधा। उसका प्राइवेट कॉस्ट इसके सोशल कॉस्ट जितना हो जाएगा, और उसका प्रोडक्शन जो ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा। समझे क्या? फाइन लगाने से प्रोडक्शन कैसे कम होगा सर? क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, और उसका कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो वो प्रोडक्शन भी कम करेगा। दिस इज हाउ इट इज लिंक्ड एवरी टाइम। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड। अब देखो ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसमें पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड नाम की चीजें आएंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइवेट गुड? जो जो चीजें आप खरीदते हो ना वो प्राइवेट गुड्स है। मोबाइल, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, यू कैन से दिस वॉच, वैलेट, बेल्ट, ये सब प्राइवेट है, प्राइवेट गुड्स। और ये प्राइवेट गुड्स की हद तक क्या होता है? ओनली यू हैव द राइट टू यूज। ऐसा है क्या कि आप अगर कोई वैलेट खरीद रहे हो तो आते जाते कोई भी इंसान आपका वैलेट लेके चले जाता है? ऐसा नहीं ना, बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट। इट्स सो फनी फॉर यू, अगर कोई आएगा और बोलेगा गिव मी दैट वैलेट, आई वांट टू यूज इट नाउ, आप बोलोगे भाई खरीदा है मैंने। मतलब क्या हुआ? यू आर स्टॉपिंग अदर्स टू यूज दिस, यू आर स्टॉपिंग अदर्स टू यूज दिस, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सक्लूडेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेबिलिटी। तुम बोलते हो मेरा है भाई, खरीदा है मैंने, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूडेबिलिटी हो गया। तू पे कर, तू खरीद ले, तेरे लिए, दैट इज एक्सक्लूडेबिलिटी। प्राइवेट गुड्स में वो आता है। एंड प्राइवेट गुड्स में एक और चीज आती है, राइवल रस। राइवल रस का मतलब क्या होता है? तुम कंज्यूम कर रहे हो तो दूसरे को कंजम्पशन नहीं मिलता है, साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल, उसको बोलते हैं राइवल रस। तो प्राइवेट गुड्स राइवल रस भी होते हैं, एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स आर हार्ड टू फाइंड बिकॉज दे आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। आते जाते कोई भी यूज कर सकता है, और एक के कंजम्पशन से दूसरे का कंजम्पशन अफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि मॉर्निंग वॉक बाय पीपल ऑन रोड, फ्रेश एयर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक गुड, प्योर पब्लिक गुड। बट फिर इसमें कहीं नहीं तो कहीं, अगर हम लोग बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेंगे तो हमको राइवलरस तो भी मिलेगा, नहीं तो एक्सक्लूडेबिलिटी तो भी मिलती है। एक्चुअली प्योर पब्लिक गुड्स के अंदर भी ऐसा होता है कभी कभी। तो प्राइवेट गुड्स की हद तक हम लोग क्या बोलेंगे? पहले तो नंबर 1, इट यील्ड्स यूटिलिटी। खरीदते क्यों तुम? यूटिलिटी मिलती है तुम्हें, इसलिए इट यील्ड्स यूटिलिटी, इट गिव्स यू यूटिलिटी। Then secondly, you have to purchase them. You have to purchase them. It's not freely available, and it's your private property then. It's your private property. And private property बोल रहे हो, इसका मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्सक्लूडेबिलिटी। बराबर है क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो एक्सक्लूडेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर अगर आपका प्राइवेट लॉन है, तो कोई भी राह चलता है इंसान ऐसे गेट खोल के आपका लॉन यूज कर रहा है और आप बाहर आके देख रहे हो, बोल रहा है बस ऐसे ही टहल रहो, ऐसे नहीं होता है ना। यू कैन एक्सक्लूड हिम, यू कैन से बाहर जाओ भाई, ये मेरा घर है। हाँ, तो दिस इज एक्सक्लूडेबिलिटी। ओके, दैट इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयरफॉर यू कैन डू दैट। आप पब्लिक पार्क में गए, वहां पे आप सब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आप बोलो चलो बाहर जा रहे हो, मेरा पार्क, ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यू कैन नॉट डू दैट देयर। ओके, देन दे आर राइवलरस। राइवलरस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस कंजम्पशन नॉट पॉसिबल, नो साइमल्टेनियस कंजम्पशन। नो साइमल्टेनियस कंजम्पशन। तो बाय डिफॉल्ट आ गया आपका एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरस नेचर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपको उससे यूटिलिटी मिल रही थी तो इसलिए आपने उसको परचेज किया है, वो गुड्स को। ठीक है, these are private goods. Now pure public goods. Next question is pure public goods. कौन से गुड्स होने चाहिए? ये दो चीजें पक्की आएगी इसमें, नॉन राइवलरस लिखो, नॉन राइवलरस, एंड सेकेंडली नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी।
बट रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है ये ढूंढना। आप बोलोगे सर कहाँ सर, सब कुछ तो अवेलेबल है गवर्नमेंट के साइड से, रोड, ब्रिजेस, सब कुछ है, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये सब में या तो एक्सक्लूडेबिलिटी रहती है या तो राइवलरस रहता है। एग्जैक्टली, टू मेनी पीपल यूजिंग दैट विल गिव यू डिससेटिस्फैक्शन। बराबर है क्या? कोई और यूज कर रहा है इसलिए साइमल्टेनियसली आप यूज कर रहे हो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पहले से कम हो जाएगा। आप अकेले यूज करते हो तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल आएगा। जैसे कि रोड का ट्रैफिक जैम जो अपन बोलते हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? राइवलरस। भले अपन उसको पब्लिक गुड बोल रहे हो, वो राइवलरस है क्योंकि बहुत जन यूज कर रहे हैं इसलिए आपके यूसेज में दिक्कत आ रही है। इट इज राइवलरस। देन देयर इज अ फनी पार्ट ऑफ सिलेबस, दिस इज कॉल्ड फ्री राइडर। फ्री राइडर, इंडिया में ये बहुत सैंपल मिलते हैं इससे अपने को। फ्री राइडर क्या होता है ये? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री राइडर? या फिर फ्री राइडर क्या है? किसी और के पैसों पे तुम मजे करो क्योंकि उसने पे कर दिया ना, अब तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, और उसको बोलते हैं फ्री राइडर। तो फ्री राइडर में हम लोग बोलेंगे लेट अदर पीपल पे, let other people pay and you enjoy benefit, you enjoy benefit। फ्रेंड सर्कल में भी एक आधा फ्री राइडर मिलता है अपने को, आपके हॉस्टल में भी आपने को बहुत सारे एग्जांपल्स मिले थे, याद होगा तो। फ्री राइडर पर्सन मिलता है ना आपको, जो आप खरीदते हो वो आपका रूममेट यूज करता है और वो बोलता है ठीक है ना यार अपना ही तो है, तो तुम बोलना चाहिए उसने बोल दिया, और वो यूज कर रहा है बिकॉज उसको मालूम है कि अगर टूथपेस्ट खत्म हो गया तो आप खरीद लोगे, तो क्योंकि उसको मालूम है कि तुम खरीदते हो इसलिए वो नहीं खरीदता। फ्री राइडर। इकोनॉमी में ऐसे गुड्स की वजह से भी एक्चुअली मार्केट फेलियर क्रिएट होता है क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी टू पे, जबकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो इनकर हुआ ही था ना। आधार कार्ड फ्री में मिलता है तो क्या फ्री राइडर है? एक्चुअली गवर्नमेंट उसको फ्री में रखा है वो बात अलग है, बट अदरवाइज गवर्नमेंट को भी प्रिंटिंग कॉस्ट आता ही होगा। तो ये मार्केट फेलियर का एक एग्जांपल है। यू आर गेटिंग सम कॉस्ट टू बी इनकर्ड, ऑब्वियसली यू शुड गेट दैट रेवेन्यू अगेंस्ट इट, बट यू आर नॉट गेटिंग इट बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू पे फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज public good do not use up extra resource as additional people consume them, why? पब्लिक गुड्स के केस में अगर ज्यादा लोग उसको यूसेज करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा रिसोर्स का कंजम्पशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क एक बार बना दिया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था कर दिया, अब उसके बाद में 10 लोग यूज करेंगे या 100 लोग यूज करेंगे, उसका जितना कॉस्ट लगना है उतना ही कॉस्ट लगना है। तो पब्लिक गुड्स के केस में ऐसा होता है कि उनका जनरली कॉस्ट कैसे टाइप का होता है? फिक्स्ड नेचर का होता है, फिर जितने यूज करो उतना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दे आर सिंपली सेइंग दैट एक के कंजम्पशन के से दूसरे का कंजम्पशन सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, एंड इसलिए लोग उसको साइमल्टेनियसली मतलब कलेक्टिवली भी यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब कलेक्टिवली भी यूज करते हैं। कलेक्टिवली यूज करना मतलब साथ में यूज करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, why do economists use the word external to describe third party effect that are harmful or beneficial? ये एक्सटर्नल वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स है जो वहां पे नीचे लिखे हैं, जैसे कि स्पिल ओवर इफेक्ट या नेबरहुड इफेक्ट या थर्ड पार्टी इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स, ये सब उसके एक्सटर्नलिटीज के अलग अलग नाम है। और ये एक्सटर्नलिटीज, ये साइड इफेक्ट, ये स्पिल ओवर इफेक्ट, ये नेबरहुड इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो इसको थर्ड पार्टी इफेक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इसे जनरेट कर रहा है उसको पता भी नहीं है दूसरे पे इसका क्या असर हो रहा है। जो उसे जनरेट कर रहा है उसको पता भी नहीं होता है दूसरे पे उसका क्या असर हो रहा है, और पता चल भी गया तो उसको कोई फर्क नहीं गिरता क्योंकि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर चाय पी रहे हो और बाजू में कोई स्मोकिंग कर रहा है, so obviously it's not hazardous, it's not good for our health. In fact we are passive smoker then and we are smoking more than him. ऐसा रिजल्ट है, ये प्रूवन हिस्ट्री है ये, कि अगर आप स्मोकर के साथ दिन रात रहोगे तो उसके अंदर का टार और आपके अंदर के टार में ज्यादा क्वांटिटी आपके अंदर पाई जाएगी, क्योंकि वो जो एक्सेल कर रहा है वो आप इनहेल कर रहे हो ना। तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ये क्या बन गया? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का इफेक्ट बन गया। और इसको एक्सटर्नलिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज सामने वाले को इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की भी जरूरत नहीं है और उसको इससे कोई रेलेवेंस नहीं है।
तो ओरिजिनेटर ऑफ द एक्सटर्नलिटी शुड बी इम्पोज टैक्स और शुड एक्चुअली इम्पोज सम कॉस्ट फॉर इट, बट वो होता नहीं है रियल लाइफ में। तो वो क्या करता है, दूसरे वाले पे या तो बेनिफिट पास ऑन करता है या तो कॉस्ट पास ऑन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने क्लास के अगर लाउड स्पीकर की वजह से बाजू में दिक्कत आता है तो ये उसके लिए बन गया कॉस्ट, बट अगर उसका बेटा सीए कर रहा है तो ये तो उसके लिए बन गया बेनिफिट। समझे कुछ? तो वो फ्री में पड़ेगा, बस आ जाओ टेरेस पे, खिड़की खोलो, इधर की रिक्वेस्ट कर दो, इधर का भी खिड़की खोल दो, हो गया बात। तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी डिपेंड ऑन द कंज्यूमर एक्चुअली, जिसके ऊपर वो थोपे जा रहा है। करेक्ट? अगर एल्डरली पर्सन रहेगा तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, बट अगर स्टूडेंट है और वो सीए कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। खड़े रहो टेरेस पे, रिवीजन हो जाएगा, है ना? देन एक्सप्लेन व्हाई एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ मार्केट फेल्योर। इसके बारे में अपन ने जस्ट बात की अभी कि अगर पोल्यूशन क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है, हार्मफुल रहता है किसी और के लिए, और उससे मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कम हो जाता है। तो अगर आपको उसको शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे, लिखो मेरे साथ, हेडिंग क्या दोगे, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन डैश मार्केट फेलियर। पॉल्यूशन की वजह से कैसे मार्केट फेलियर होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे पॉल्यूशन की वजह से निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होती है, निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है, और उस केस में आपका प्राइवेट कॉस्ट कम होता है मगर आपका सोशल कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट ज्यादा होता है। और आप वो सोशल कॉस्ट पे करते हो क्या, नहीं करते हो। तो इसका मतलब आपका ओवर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आप जरूरत से कम कॉस्ट पे कर रहे हो, आपका ओवर प्रोडक्शन होगा। इससे जो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा वो इफिशिएंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। नेक्स्ट, define externality and why they are considered as a source of market failure. Obviously you know that externalities may be positive, may be negative. थर्ड पार्टी के पर्सन के एक्ट की वजह से सामने वाले को या तो कॉस्ट झेलना पड़ रहा है या तो बेनिफिट मिल रहा है। अगर कॉस्ट झेलना पड़ रहा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, बेनिफिट मिल रहा है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एंड इसकी वजह से मार्केट फेलियर क्यों आता है, क्योंकि ये कॉस्ट या बेनिफिट आपके इक्विलिब्रियम प्राइस के वक्त कंसिडर नहीं होते। आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कुछ और होता है, इफिशिएंट प्राइस कुछ और होता है। अगर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कम है और इफिशिएंट प्राइस ज्यादा है तो आप ओवर प्रोडक्शन करोगे। क्या करोगे, ओवर प्रोडक्शन। समझ रहा है इन दोनों के वर्ड का मीनिंग? सबको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आपको, या तो आप देखो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, एक काम करते लिखते तो समझेगा, अगर आपका इफिशिएंट प्राइस कम है एंड आपका इक्विलिब्रियम प्राइस अगर ज्यादा है तो ये तो उल्टा हो गया। मतलब आपने कम प्राइस चार्ज करना चाहिए बट आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट की वजह से ज्यादा प्राइस चार्ज किया है, तो दिस विल गिव यू अंडर प्रोडक्शन। क्या होगा इससे, अंडर प्रोडक्शन कैसे होगा समझा क्या? आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा है ना, और आपका मार्केट किससे चलता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से चलता है। इक्विलिब्रियम प्राइस अगर ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट आपका गुड्स सेल कम होगा, समझे? एंड अगर आपका इफिशिएंट प्राइस ज्यादा आना चाहिए क्योंकि आप पोल्यूशन कर रहे हो वगैरह, तो मगर आप उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कम आ रहा है, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट मार्केट फेलियर विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ ओवर प्रोडक्शन। कैन आई राइट वन मोर आइटम हियर, गवर्नमेंट एक्शन। इस केस में गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए और इस वाले केस में क्या करना चाहिए? नीचे वाले केस में गवर्नमेंट ने फाइन, पेनल्टी, टैक्स ऐसा कुछ इंपोज करना चाहिए। फाइन,
टैक्स, पेनल्टी ऐसा कुछ इम्पोज करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम कॉस्ट जो अभी कम है वो बढ़ेगा और उसका करेक्ट प्रोडक्शन होगा। ऊपर वाले केस में गवर्नमेंट ने सब्सिडी इंसेंटिव देना चाहिए और उससे क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम प्राइस आज जो ज़्यादा दिख रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसका अंडर प्रोडक्शन क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन बन जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन पे आ जाएगा, करेक्ट प्रोडक्शन पे आ जाएगा वो। समझे? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आपको पता है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देन यू हैव अप्रेज द रोल ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन जनरेटिंग मार्केट फेल्योर। ये भी एक अजीब चीज होती है, कुछ चीजें हमको पता ही नहीं है इसलिए मार्केट फेल्योर होता है। जैसे कि वी कैन से कॉम्प्लेक्स चीजें, जैसे गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल गए आप और आपको डॉक्टर बोल रहा है ये टेस्ट करना पड़ेगा, वो टेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और हम डर जाते हैं और हमको वो पूछता है कि आप कर लोगे, अभी एडमिट हो जाओगे आईसीयू में। आप बोलते हो क्या चल रहा है भाई, और फिर आप तुरंत आपके घर वालों को फ़ोन करते हो और फिर वो आपको एडमिट कर देते हैं। सपोज क्यों एडमिट किया आपने खुद को, कुछ पता नहीं, डॉक्टर बोल रहा है इसलिए किया। आईसीयू के 10,000 रुपये क्यों भरे, बस चार्जेस थे भर दिए। 10,000 रुपये फेयर थे क्या, नहीं पता। क्यों, क्योंकि हमको उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता, हम किसी और पे रिलाय कर रहे हैं और वो हमको गाइड कर रहे हैं और हम उतना पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो आप पे कर रहे हो वो सही प्राइस है या गलत प्राइस है आपको पता क्यों नहीं है, क्योंकि आपको उसका कॉम्प्लेक्स नेचर समझता ही नहीं है। समझे क्या? अनदर एग्जांपल इज कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी को ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह जो बोलते हैं, उसका कॉस्ट 50,000 भी होता है, 5 लाख भी होता है। आपको पता है क्या उस ट्रेन क्या होते हैं, वेन्स में आर्टिफिशियल वेन क्या होती है, कुछ पता नहीं। डॉक्टर बोलता है ये क्वालिटी का, ये यूके बेस्ड नया यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी आया, अपन ओके, अदरवाइज तो कुछ पता नहीं था, बट वो आता कहाँ से क्या पता, बट हम लोग वो अडॉप्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं ठीक है सर कितना खर्चा आएगा। अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वी आर पेइंग मोर और वी आर पेइंग लेस, वी डोंट नो, एंड दैट्स व्हाई इट्स मार्केट फेलियर। सो हम बोलेंगे यहाँ पे रीजंस क्या है, ऐसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर, ऐसे हेडिंग दोगे आप, लिखो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर, इसका पहला रीजन आप बोलोगे हाईली कॉम्प्लेक्स नेचर। हाईली कॉम्प्लेक्स नेचर, एग्जाम्पल दे दो आप, कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी, या साइंस वाले लोगों के लिए म्यूचुअल फंड, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो वो बाय डिफॉल्ट उनको पता ही नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सामने वाले एडवाइजर ने अगर उसको बोल दिया 5 लाख भरना पड़ेगा, वो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो बोलता है ओके, डिपेंड्स, है ना? तो ये ओरिजिनल प्राइस ही नहीं पता उसको, तो वो क्या बोलेगा कि ये फेयर प्राइस है या नई प्राइस है, वॉट एवर। देन नेक्स्ट केस, अनेबल टू गेट इंफॉर्मेशन क्विकली, अनेबल टू गेट sufficient information, ऐसा लिखो, unable to get sufficient information quickly and cheaply। तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट या बहुत कम खर्चे के साथ पूरी जानकारी हमें बहुत कम बार मिलती है, इसीलिए ऐसा होता है। एंड लास्ट इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब कोई लेना देना नहीं, बोल रहा है ना इतना भरना है तो भर देते हैं, तो भरोसे पे, अपने भाषा में बोल भरोसे पे काम चल रहा है। इग्नोरेंट, वी आर लाइक कि वो बोल रहा है ना तो बराबर ही रहेगा। इग्नोरेंट एंड नॉट अवेयर अबाउट मैटर्स इन मार्केट। इग्नोरेंट एंड नॉट अवेयर ऑफ मैटर्स इन मार्केट। तो आपको अगर कुछ जानकारी नहीं है, जैसे कि इंडिया में फॉरेनर आते हैं तब उनके साथ यही होता है ना,
ऑटो की राइड वो मर्सिडीज बेंज की राइड से ज़्यादा महंगी लेते हैं, और अपने इंडिया में अतिथि देवो भव बोलते हैं अपन, है ना। तो दिस इज एक्चुअली मार्केट फेलियर के वेरियस रीजंस. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द मार्केट सिचुएशंस, देयरफॉर दे आर जस्ट इग्नोरेंट अबाउट इट एंड दे आर पेइंग इट. हम भी कितनी बार देखते हैं फॉरेनर्स के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, और हम बाजू में रहते हैं, हमारे लिए नॉर्मल चार्जेस लेता है वो, और फॉरेनर के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है वो. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली थर्ड रीजन. दे आर इग्नोरेंट, they are not aware about the market situation and just they are paying it. So do you think they are paying a fair price for it? No. Therefore I am saying it's market failure. Okay. शनिवार वाड़ा अपन गए देखने के लिए तो 5 रुपये टिकट भी नहीं है, राइट, और वो फॉरेनर गए तो 50 रुपये या 100 रुपये उनके लिए टिकट रह सकता है. सो दिस इज मार्केट फेलियर की रीजन. और एक आधा अगर ऐसी लुक्का इंसान वहां घूम रहा है, वो बोलेगा गाइड कंपलसरी है इधर, और गाइड चार्जेस ले लेगा 200 रुपये, और वो गाइड में दिखा देगा जो वो चीजें ऐसी ऐसी जो उधर हुई भी नहीं थी. देन यू हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटर्नलिटीज इन कंजम्पशन. कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये दो एक्टिविटी में एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होती है. जैसे कि स्मोकिंग वाला एग्जांपल क्या था, कंजम्पशन था. आप कंजम्पशन कर रहे हो इसलिए सामने वाले पे असर हो रहा है, इसको बोलेंगे निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. आपके कंजम्पशन की वजह से थर्ड पर्सन पे अफेक्ट हो रहा है, इसको उसके एंगल से बोलेंगे निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. एंड अगर आप उस आपके कंजम्पशन की वजह से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है, जैसे आप हॉटस्टार पे कोई ये देख रहे हो, मूवी देख रहे हो और या सीरियल देख रहे हो, और बाजू में बैठा इंसान बस जाग रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हो और उसको फायदा हो रहा है. समझा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. So externality can be any kind of thing. It can be positive, it can be negative. आपके कंजम्पशन की वजह से हो रही है, it will become consumption externality, may be positive, may be negative. अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अभी क्लासरूम का जो एग्जांपल था ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इसमें अगर एल्डरली पर्सन है तो क्या हो गया ये निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी. समझे क्या? एंड अगर हम लोग यहाँ पे सीए स्टूडेंट की बात करेंगे उधर टेरेस पे जो है वो, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी. तो एक्सटर्नलिटीज एक्चुअली आर ऑफ ब्रॉडली स्पीकिंग टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड उसके अंदर भी दो टाइप, कंजम्पशन प्रोडक्शन. हाँ, बट फ्री राइडर में क्या हो जाता है फिर, कंजम्पशन पॉजिटिव में और फ्री राइडर में बोल रहे हो ना तुम, तो कंजम्पशन पॉजिटिव में तुम कंज्यूमर हो और सामने वाला भी कंज्यूमर है. फ्री राइडर में तुम प्रोड्यूसर हो, सामने वाला कंज्यूमर है, क्योंकि एक ने पैसे भर दिया अभी दूसरा घुस गया, ऐसा हो गया. अच्छा, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. आ जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है आगे. ये बोल रहा है प्योर पब्लिक गुड एंड इम्प्योर पब्लिक गुड. प्योर पब्लिक गुड्स रियली आर वेरी हार्ड टू फाइंड. इम्प्योर पब्लिक गुड यू कैन से दे आर पार्शली पब्लिक गुड, पार्शली प्राइवेट गुड. अब ऐसे केस में क्या होता है, या तो एक्सक्लूडेबिलिटी आएगी या तो राइवलरस नेचर आएगा. मतलब समझे क्या, या तो कुछ चार्जेस पे करके सामने वाले को रोका जाएगा, एक्सक्लूडेबिलिटी, या तो एक के कंजम्पशन पे दूसरे के कंजम्पशन का असर होगा, इसको बोलेंगे राइवलरस नेचर. करेक्ट? तो इम्प्योर पब्लिक गुड में कोई तो एक आइटम प्रेजेंट रहता ही है, मगर प्योर पब्लिक गुड में दोनों आइटम रहेंगे. कौन से दो आइटम रहेंगे प्योर पब्लिक गुड में? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरस. प्योर पब्लिक गुड हार्ड टू फाइंड. इम्प्योर पब्लिक गुड या तो एक्सक्लूडेबिलिटी रहेगी तो नॉन राइवलरस रहेंगे, अगर राइवलरस है तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी रहेगी. समझे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क, वी आर चार्जिंग 5 रुपीज एंट्री फीस. व्हाट इज दैट? एक्सक्लूडेबिलिटी. 5 रुपये दिया तो ही अंदर आना पड़ेगा ना, अदरवाइज क्या अंदर आ सकते हैं क्या? मगर सुबह 6-7 के आसपास जब 8 बजे तक नो टिकट रहता है, पब्लिक पार्क पब्लिक वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए ओपन होता है, उस टाइम पे इट इज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी. राइट? जो रोज इंसान नहीं आता वो सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक आ सकता है, क्योंकि उस टाइम तक टिकट एप्लीकेबल नहीं है. ऐसा होता है हमारे बस रियल लाइफ में, सोसाइटी में. बाहर देखते हो आप, कभी गए वॉक करने के लिए पार्क में? क्या संबंध सर, सीए कर रहे हो तुम? आई स्वेर. कॉजी पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? अभी कॉजी मतलब सेमी, ध्यान दो.
क्वाजी पब्लिक गुड क्या होता है? क्वाजी मतलब क्या बोला हमने? सेमी। तो इसमें सबसे मेन फीचर होता है, आप हेडिंग दोगे क्वाजी पब्लिक गुड्स, एंड इसमें आप लिखोगे possess nearly all qualities of private goods, possessing nearly all qualities of private goods and some benefits of public goods, some benefits of पब्लिक गुड्स। मतलब क्या? इसमें फायदे होते हैं पब्लिक गुड्स जैसे, मगर फीचर्स क्वालिटीज होती है प्राइवेट गुड्स जैसी, लाइक एजुकेशन। राइट, एजुकेशन के तक क्या होता है? इट्स बेनिफिशियल लाइक पब्लिक गुड ओनली। जितने ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना देश के लिए अच्छा है, मगर पे करना पड़ता है ना। तो हेल्थ फैसिलिटीज, ऑब्वियसली इसमें जितने ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, उतना हेल्थ सर्विसेज यूज करेंगे, उतना फिटनेस अच्छा रहेगा, उतना देश का आगे अच्छा होगा डेवलपमेंट। बट इट इज एक्सक्लूडेबल बिकॉज वी चार्ज समथिंग फॉर इट, एंड इसलिए ये बन जाता है क्वाजी पब्लिक गुड। इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, हेल्थ, एजुकेशन। एक्चुअली इसको एक्सक्लूडेबल बनाकर हम क्या कर रहे हैं? इसका कंजम्पशन कम कर रहे हैं, बट देश के डेवलपमेंट के लिए इसका कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। समझे क्या बोला मैंने अभी? इसका चार्जिंग करके एक्सक्लूडेबिलिटी रखकर क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको कंजम्पशन कम कर रहे हैं, बट लॉजिकली देश के एंगल से देखा जाए तो इसका कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए क्वाजी पब्लिक गुड्स का, क्योंकि उसके बेनिफिट्स किसके? उसके अंदर पब्लिक गुड्स के बेनिफिट है, तो ये देश के लिए अच्छा है। मगर ऑल क्वालिटीज ऑफ प्राइवेट गुड है लगभग, क्योंकि प्राइस चार्ज किया जा रहा है। समझे क्या? नेक्स्ट, हाउ कैन सोशल कॉस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्राइवेट कॉस्ट? ये आपको पता है। सिर्फ एक ऐसे सेंटेंस में इसका मीनिंग ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। करेक्ट है क्या? और अगर ऑब्वियसली एक्सटर्नल बेनिफिट रहेगा तो वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट गिव्स यू सोशल कॉस्ट। जनरली डैश कॉस्ट इज मोर देन डैश, सोशल कॉस्ट इज जनरली मोर देन प्राइवेट। बराबर है क्या? क्योंकि काफी टैक्सेस ऐसे रहते हैं, काफी चीजों के हम पेमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अपने बिजनेस से निकला हुआ कचरा, स्पेशली अपनी एकेडमी में जो आप चिप्स वगैरह खाते हो, तो इससे एक्चुअली देखा जाए तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, क्योंकि इट इज व्हाट वी आर डूइंग बिजनेस। और इसमें आप चिप्स खा रहे हो, आप हमारे ऐसा देखा जाए तो बिजनेस एंगल से कंज्यूमर हो गए, और आपके कंज्यूमर के वेस्ट की वजह से ये एक्स्ट्रा गार्बेज क्रिएट हो रहा है, और ये हमारे सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट कर रहा है। बट डू वी पे रियली सम 1 रुपी ऑल्सो एक्स्ट्रा फॉर दिस? हाउस होल्ड ने जितना कचरा दिया उतना ही कचरा हम देते हैं, उससे बहुत ज्यादा देते, बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी पे करना चाहिए हमने। बट कैन आई से बिकॉज ऑफ दिस आवर प्राइवेट कॉस्ट इज लेस बट आवर सोशल कॉस्ट शुड बी मोर? सो कैन वी से इक्विलिब्रियम प्राइस is less, efficient price should be more. Equilibrium price is less. मार्केट डिटरमाइन डिमांड सप्लाई का प्राइस जो आ रहा है वो कम आ रहा है। अगर हम लोग गार्बेज का कॉस्ट भी एक्स्ट्रा देंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, और इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। कहां पे शिफ्ट होना चाहिए? इफिशिएंट प्राइस के नजदीक शिफ्ट होना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन? ओवर प्रोडक्शन, बिकॉज वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट कॉस्ट। यू नो, आपको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला अभी? या अभी भी आप चिप्स पे ध्यान दे रहे हो? हाँ। मतलब कि चिप्स कम खाने का, पीस बढ़ाने का नहीं, चिप्स कम खाने का। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्निटी ऑन प्राइस एंड आउटपुट? ये आपको पता है। नेगेटिव एक्सटर्निटी की वजह से क्या होता है? एक बार फिर से लिख लेते हैं, लिखो। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज इक्वल टू social cost up arrow, private cost down arrow, is equal to efficient cost या price, efficient price up but equilibrium price क्या होगा? down. therefore over production होगा इससे,
क्या होगा इससे? ओवर प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं अंडर प्राइसिंग। ओवर प्रोडक्शन ऑब्लिक अंडर प्राइसिंग। मैंने अंडर प्राइसिंग बोल दिया है, वैसे कहाँ बोला है? बोलो अंडर प्राइसिंग मैंने इक्विलिब्रियम प्राइस डाउन बोला ना मैंने। इक्विलिब्रियम प्राइस डाउन रहना मतलब प्राइसिंग कम होना। डन। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट? क्या लगता है आपको? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से क्या होना चाहिए? सोशल कॉस्ट कम होना चाहिए, प्राइवेट कॉस्ट मगर ज्यादा है क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं होता है, तो इफिशिएंट प्राइस कम होना चाहिए लॉजिकली, और इक्विलिब्रियम प्राइस एग्जैक्टली ज्यादा होता है, और उससे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करने वाले गुड्स क्या होते हैं? अंडर प्रोड्यूस होते हैं, या ऐसा बोलो ओवर प्राइज्ड हो जाते हैं। हम उसको क्या करना चाहिए लॉजिकली? सब्सिडी देकर अंडर प्राइस कर कर इक्विलिब्रियम पे लाना चाहिए। नाउ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, याद है क्या ये? अरे होता है ना बहुत बार। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसको बोलते हैं? बोलो। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एग्जाम्पल या मीनिंग कोई भी बताएगा क्या मुझे? कुछ बोल रहे हो? बोलो। रिसोर्सेस विच आर ओपन टू overuse because they are open to anyone, like fishing is done by anyone who wants to do the fishing, and obviously उससे क्या हो गया? वो रिसोर्स जो लिमिटेड है वो ओपन टू एवरीबडी है। अगर कोई दिन रात फिशिंग 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 ही करता रहे, डिसाइडेडली एक ग्रुप से फिशिंग करेंगे, तो फिशरी रिसोर्सेज पूरे हमारे खत्म हो जाएंगे, जो वाटर बॉडीज बोलते हैं, और फिर रेयर स्पेसीज बनेंगे वो स्पेसीज, कि वो उनको ऐसे भी कोई टाइप की मछली होती थी, ऐसा हो जाता था। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मतलब क्या हो रहा है? अवेलेबल है बस यूज करते जाओ, अवेलेबल है बस यूज करो, कुछ एक्स्ट्रा प्राइस देने की जरूरत नहीं है, ओवर यूज करो। ग्लोबल वार्मिंग इज इंपैक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, बिकॉज ओपनली एनवायरमेंट ओपन टू वर्ल्ड है, और ये वर्ल्ड के एंगल से इंडिया इज डूइंग ट्रेजेडी फॉर अदर्स। पॉल्यूशन, कितना बाहर जाने के बाद में हम देखते हैं पॉल्यूशन कंट्रोलिंग के लिए वो क्या नहीं करते, और इंडिया में क्या करते, ऐसा हो जाता है ना। ऑब्वियसली वी आर एक्चुअली डूइंग ट्रेजेडी फॉर अदर्स बिकॉज ऑफ आवर ओवर यूसेज ऑफ सर्टन गुड्स, इट इज नथिंग बट ट्रेजेडी ऑफ अदर्स। आप लिख सकते हो वहां पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में ओवर यूसेज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस, ओवर यूसेज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस, एंड इससे क्या होगा? अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन क्वेश्चन मार्क, डोंट नो व्हाट विल हैपन। बराबर है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल यूसेज, पेट्रोल डीजल यूसेज एज ऑफ नाउ, सोचो ना, ये जो HPCL BPCL इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये लोगों ने अगर टारगेट बनाया कि सेल मैक्सिमाइज करना है, ये एक्चुअली ट्रेजेडी फॉर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सेल मैक्सिमाइज करने के लिए ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कब बिकेगा पेट्रोल डीजल? जब कंजम्पशन ज्यादा होगा, और वो जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, पेट्रोलियम रिजर्वायर्स, वो खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल कुछ भी नहीं रहेगा। ट्रेजेडी फॉर कॉमन्स। एग्जाम्पल कैन बी फिशिंग, कॉमा एनवायरमेंट पोल्यूशन,
ये सब ओवर यूसेज की वजह से ऐसा होता है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एक्सेस रिसोर्स। नाम से समझ रहा होगा आपको, कॉमन एक्सेस रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनका एक्सेस कॉमनली सबके पास है। तो जनरली कॉमन एक्सेस रिसोर्स में क्या पाया जाता है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, बराबर है क्या? हर किसी को एक्सेस यूज करने का, इसका मतलब क्या हुआ, ये दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरस है ये। मतलब समझे क्या, एक के यूसेज की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नॉन राइवलरस नहीं है, राइवलरस है। एक के यूसेज की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मगर ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब किसी को रोक नहीं सकते आप। तो ये बन गए कॉमन एक्सेस रिसोर्स। और कॉमन एक्सेस रिसोर्स का जनरली क्या पाया जाता है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स होता है। मतलब वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, अगर लोग रैशनली बिहेव नहीं करेंगे तो। आप देखो इंडिया के बाहर सिंगापुर वगैरह में कितने जबरदस्त जू मेंटेन किए उन्होंने, मतलब एनिमल का अगर सच में उन्होंने प्रिजर्वेशन किए अलग अलग स्पेसीज के, तो बहुत अच्छे से वो मेंटेन करते, इवन फॉर बर्ड्स एंड एवरीथिंग दे वैल्यू देम सो मच। एंड इन इंडिया स्पेशली जू वगैरह में ऐसे देखते तो हमको दया आती वो एनिमल्स पे कि भाई ये यहाँ आके कैद हो गया यार। और अपने इंडिया में पब्लिक भी ऐसा है कि उसको दूर से फेंकेगा खाने के लिए कुछ तो भी। I mean, this is what is we do in India and common access resource. So tragedy for commons ये होने वाला है, क्योंकि जो चीजें easily available for all रहेंगे, उन चीजों के तक हम sensibly behave करेंगे तो ही चीजें आगे चलेगी। Then private cost, social cost आपको पता है कौन सा कॉस्ट ज्यादा होता है निगेटिव एक्सटर्निटी के वक्त, सोशल कॉस्ट। और प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन से वो इक्वेट होना चाहिए, एंड डैश प्राइस शुड बी इक्वल टू डैश प्राइस, efficient price should be equal to equilibrium price, then market will go perfect, समझा क्या कुछ? And then coming to why health and education are not pure public good, अभी अपन ने बात किया हेल्थ एजुकेशन के तक, they are dash goods, quasi public good because they are having all the feature of private but some benefit of public. And why they are not pure public, because they are dash but not dash, but they are excludable non-rivalrous, correct? Excludable non-rivalrous, इसलिए वो quasi हो गया, वो बीच में है. Describe why market have incentives to produce private goods. Obviously for the simple reason that why market will have incentive to produce private good, प्रॉफिट है उसमें पहली बात तो, क्योंकि पब्लिक गुड में प्रॉफिट नहीं था सफिशिएंट, मगर यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे एक्सक्लूडेबल गुड्स है ये. कल जाके तुम बोलोगे मैं स्ट्रीट लाइट बनाता हूँ और स्ट्रीट पे फिक्स करते जाऊंगा और बस ये स्ट्रीट से जो भी जाएगा उसको पैसा देने बोलूंगा, तो ये स्ट्रीट से कोई जाएगा नहीं या तुम्हारा कोई सुनेगा नहीं, दो में से एक ही होगा ना. ये होता है एक्चुअली फीचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक में डिफरेंस. पब्लिक गुड के लिए पब्लिक इजीली पैसा नहीं देता है. आप प्राइवेट गुड बनाओ, पब्लिक पैसा भी देता है आपको, जनता पैसा देगा आपको. कब? जब आप प्राइवेट गुड बनाते हो तब. तो आप लिख सकते हो प्राइवेट गुड के हद तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. लास्ट पार्ट प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स के हद तक हम बोलेंगे नॉन एक्सक्लूडेबल, सॉरी एक्सक्लूडेबल बोलना पड़ेगा ना, एक्सक्लूडेबल. और सेकंड फीचर क्या है? राइवलरस. तीसरा फीचर क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट्स. सफिशिएंट प्रॉफिट्स. करेक्ट. एंड देयरफॉर प्राइवेट गुड्स हम लोग बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, बट पब्लिक गुड हम नहीं बनाते हैं. Okay, this unit we will end here. Okay, and then how many units are there in this? 4 units. You want to take a 5 minutes break? Take it. 5 minutes break we'll take and we'll resume back. Okay, we completed chapter 2 unit
2 हैव टू गो लॉन्ग वे। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो बस।